हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर ज्योति शुक्ला आज आपके सामने विटामिन्स टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आप सभी को मालूम होगा कि सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए विटामिन्स एक महत्वपूर्ण विषय है। इससे एक या दो प्रतियोगी क्वेश्चन तो ज़रूर आते हैं और शायद आपने रटे भी होंगे, पर आज उससे भी ऊपर मैं आपको प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधित प्रश्न बताने वाली हूँ। और जिस विटामिन पे मैं चर्चा करने वाली हूँ आज इस पीपीटी के द्वारा, वो है विटामिन ए। विटामिन ए से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं और जो प्रिस्क्रिप्शन वो लिखता है आपको, आप उसकी गंभीरता को नहीं समझ पाते। कितना सरल है इन चीज़ों को ग्रहण करना और इनका इस्तेमाल करना और बीमारी मुक्त होना। तो आप प्रतियोगिता के साथ साथ अपने जीवन के लिए भी इसके महत्व को समझिएगा। आइए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक विटामिन्स। विटामिन्स को डिस्कवर करने वाले प्रथम वैज्ञानिक का नाम है ल्यूनिन। विटामिन शब्द का सबसे पहले जिसने प्रयोग किया था वो है वैज्ञानिक फंक। एक नंबर में प्रश्न पूछा जाता है कि विटामिन की खोज को नाम देने वाला कौन है, तो वो है फंक। आगे चलते हैं। विटामिन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील बी और सी, वसा में घुलनशील विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए। वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं उनकी प्रकृति ऐसी होती है कि वह जल में घुलनशील नहीं हो पाते हैं, बल्कि वसीय अम्ल जैसे तेल आदि में यह घुलनशील होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन डी वसा में घुलनशील होते हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब हम इसको पढ़ लेते हैं पर प्रतियोगिता परीक्षा में जब हम जाते हैं या किसी भी परीक्षा में जाते हैं तो अचानक से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वसा में घुलनशील कौन है या जल में घुलनशील कौन है। हो सकता है हमें परीक्षा में याद रहे पर उसके बाद हम भूल जाते हैं। इसके लिए आप एक सरल सा ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं, कीड़ा तो आपको याद ही रहेगा। हम इस इन विटामिन को अगर अरेंज करके लिखें तो एक शब्द बनता है कीड़ा। के फॉर विटामिन के, ई फॉर विटामिन ई, डी फॉर विटामिन डी एंड ए फॉर विटामिन ए, कीड़ा। तो कीड़ा ये चार वैसे विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। इस शब्द को हमेशा याद रखिएगा, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे चलते हैं। विटामिन ए को क्या एक ही नाम से जाना जाता है? नहीं स्टूडेंट्स, इसे रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। इसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। एक नंबर में पूछा जाता है कि एंटी इन्फेक्शन विटामिन कौन सा है, तो उत्तर होगा विटामिन ए। इसके बाद क्या यह एक ही रूप में हमारे शरीर में जाता है? नहीं, यह रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड तीन रूपों में हमारे शरीर में रहता है। याद रखिएगा, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड ये बनता कैसे है हमारे शरीर में। आइए इस पर चर्चा करते हैं। ये चित्र देखिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। हम जब भोजन लेते हैं, भोजन में हम जनरली शाकाहारी अगर हैं तो ग्रीन वेजिटेबल्स लेते हैं, कलर्ड फ्रूट्स लेते हैं। तो आपको मालूम है ग्रीन वेजिटेबल्स और कलर्ड फ्रूट्स में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। देखिए बीटा कैरोटीन लिखा हुआ है। इस बीटा कैरोटीन को जब हम लेते हैं तो हमारी आँत में जाता है, आँत में जाकर वो रेटिनल स्टर्स में और फिर रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ये रेटिनॉल जो होता है लीवर में जाता है, वहाँ पे ये रिएक्शंस करता है और ये रेटिनॉल हमारे ब्लड में जाता है रेटिनोइक एसिड के फॉर्म में। देखिए तीनों रूप आ गए यहाँ पे। हमने बीटा कैरोटीन लिया, हरी सब्जी खाई, रंग बिरंगे फल फूल खाया, जैसे गाजर हो गया, अनार हो गया, मौसमी हो गया, संतरा हो गया, ये सब लिया, तो हमारा जो बीटा कैरोटीन था वो हमारी छोटी आंत में परिवर्तित हो जाता है रेटिनल स्टर्स में। रेटिनल स्टर जो होता है लीवर में जाता है, वहाँ यह रेटिनॉल में कन्वर्ट होता है। रेटिनॉल जब हमारे ब्लड या प्लाज्मा में जाता है तो रेटिनोइक एसिड के रूप में कन्वर्ट होता है। ये रेटिनोइक एसिड ही हमारे सबसे काम का होता है, ध्यान रखिएगा। तो विटामिन ए डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होता, वो इतने रूप के कन्वर्जन के बाद हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। और एक चीज़ मैं आपको महत्वपूर्ण बताना चाहूँगी जो मेंशन नहीं है इसमें, कि जो विटामिन ए है वो जिंक के प्रेजेंस में ही एब्जॉर्ब होता है। आपने पढ़ा होगा माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है जिंक। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि इसके एब्जॉर्ब होने के लिए कौन सा अदर तत्व इम्पॉर्टेंट है, तो वो है जिंक। जिंक की उपस्थिति में विटामिन ए एब्जॉर्ब होता है। अगर जिंक की कमी है तो विटामिन ए एब्जॉर्ब नहीं होगा। आइए आगे चलते हैं। अब हम ये देखते हैं सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। हमें विटामिन ए मिलता किससे है? पहला सबसे रिच जो पहले नंबर पे हमारा सोर्स है वो सोर्स है लीवर। वो सोर्स क्या है? लीवर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर पे फिश लिवर ऑयल। हम मेडिसिन के दुकान पे जाएंगे तो हमें फ़िश ऑयल मिलता है, वो फ़िश ऑयल भी विटामिन ए के लिए
विटामिन ए में बहुत रिच माना जाता है। तीसरा है डेयरी प्रोडक्ट, जैसे दूध, दही, मट्ठा, पनीर, घी, जो भी हम खाते हैं डेयरी प्रोडक्ट, वो सब विटामिन ए में रिच होते हैं। ये 3 नंबर है। इसके बाद आगे आ जाइए, अगर हम वेजिटेबल्स के बारे में बात करें या वेजिटेरियन डाइट के बारे में बात करें, तो जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, देखिए जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं ये विटामिन ए रिच होती हैं। रेड कलर फ्रूट्स, जैसे आपको शिमला मिर्च दिख जाएगी, कैप्सिकम, जैसे वाटरमेलन, एप्पल, जो रेड कलर के फ्रूट होते हैं उनमें भी विटामिन ए काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। और ऑरेंज कलर के फ्रूट, जैसे पपीता हो गया, संतरा हो गया, गाजर हो गया, आम हो गया, इन सब में भी विटामिन ए अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। मैंने आपसे पहले बताया था कि जितने भी कलर्ड फ्रूट होते हैं उनमें कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैरोटीन। ये जो कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन, क्या कहते हैं इसे? बीटा कैरोटीन। ये जो बीटा कैरोटीन होता है यही हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, इसे कन्वर्ट करती है विटामिन ए में यानी रेटिनोइक एसिड में, जिससे हमारे शरीर में आगे फंक्शंस होते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब ये आता है कि इसका कार्य क्या है। अब हम ये कह रहे हैं कि विटामिन ए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर एक्चुअली वो हमारी बॉडी में करता क्या है ये हमारा जानना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं। इसका मुख्य कार्य है रोडोप्सिन। हमारी आँख में जो रॉड सेल्स होती हैं उनमें एक पिगमेंट होता है जिसे कहते हैं रोडोप्सिन। ये प्रोटीन होता है, रोडोप्सिन पिगमेंट बनता है, और एक आयोडोप्सिन पिगमेंट होता है। ये देखिए, ये हमारे कोन सेल्स में पाई जाती हैं, ये भी आँख में ही पाई जाती है हमारे। इन दोनों कलर की वजह से हम देख पाते हैं। अर्थात अगर किसी को नॉर्मल विज़न चाहिए, अच्छे से वो देखना चाहता है, क्लियर पिक्चर देखना चाहता है, धुंधलापन नहीं चाहता है, तो उसे विटामिन ए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। इसके अलावा ये क्या काम करता है? जो रेटिनोइक एसिड होता है यानी विटामिन ए, वो हमारे सेल, एपिथेलियल सेल की वृद्धि और उसके डिफ्रेंसिएशन या विभेदीकरण के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई उम्र से पहले बुढ़ा हो जाए, उसकी स्किन लूज दिखने लग जाए, तो आप समझ लीजिएगा कि उसके में विटामिन ए की कमी है। क्योंकि जो एपिथेलियल सेल है अगर वो वृद्धि करेगी तो कोलेजन बनेगा, कोलेजन बनेगा तो टाइटनेस आएगी। तो एपिथेलियल सेल, और आप ये जो आँखों के बारे में पढ़ रहे हैं, आँखों में भी कई ऐसे डिसीज़ होते हैं जिनमें ये एपिथेलियल सेल अफेक्ट हो जाती है, सही से काम नहीं करती, जिसकी वजह से हमें आँख से संबंधित बीमारी हो जाती है। हम तो इतना जानते हैं कि आँख से संबंधित बीमारी है, पर क्यों है ये ध्यान रखिएगा, एपिथेलियल सेल फॉर्मेशन को अफेक्ट करती है। तीसरा, इसका एक बहुत विशेष नाम है एंटी इन्फेक्शन विटामिन। पूछा जाता है कि एंटी इन्फेक्शन विटामिन हम किसे कहते हैं? अलग अलग नाम हमारे दिमाग में आते हैं, पर आंसर है विटामिन ए। इसे हम एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। अब आइए बीमारियों के बारे में देखते हैं। परीक्षाओं में जो पूछा जाता है, जनरली हमें याद भी है कि हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। ठीक है, रतौंधी हम बोलते हैं। आँखों से संबंधित बीमारी, क्या यही एक बीमारी हमें होती है? नहीं। आइए देखते हैं कौन कौन सी बीमारी होती है। सबसे पहली जो बीमारी होती है उसे ज़ीरोप्थैल्मिया। ठीक है, ज़ीरोप्थैल्मिया क्या होता है? जो हमारी कंजक्टाइवा होती है, ये देखिए कंजक्टाइवा बनी हुई है, ये कंजक्टाइवा जो होती है और जो कार्निया होती है वो सूख जाती है। एपिथेलियल सेल नहीं बनती, कॉर्निया सूख जाती है और आंसू निकलना बंद हो जाता है, यानी सूखी आँखों की जो बीमारी होती है उसे हम क्या कहते हैं? ज़ीरोप्थैल्मिया। ये थोड़ी और बढ़ती है। जब ये बढ़ती है तो निक्टोपिया हो जाता है। निक्टोपिया मतलब नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, हमें रात में दिखाई नहीं देता है, कम लाइट में दिखाई नहीं देता है, उसे हम निक्टोपिया, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। आप सिर्फ एक नाम जानते हैं, रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस। अगर निक्टोपिया ऑप्शन में आ गया तो आप क्या करेंगे? तो याद रखिएगा, इसे निक्टोपिया कहते हैं। दूसरी बीमारी हुई। तीसरा है बिटॉट्स स्पॉट। आँखों में सफ़ेद झाले नुमा धब्बे बन जाना, झाग नुमा धब्बे बन जाने को हम बिटॉट्स स्पॉट कहते हैं। ये तीसरी कंडीशन है। और चौथी बीमारी होती है किरेटोमेलेसिया। किरेटोमेलेसिया में जो हमारा कॉर्निया होता है, उस कॉर्निया में अल्सर हो जाता है, घाव हो जाता है, क्योंकि ऊपरी जो एपिथेलियल सेल होती है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से स्कार्स हो जाते हैं, हमें घाव हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। हमें स्किन से संबंधित बीमारियां भी होती हैं। ये हम बहुत कम लोग जानते होंगे कि विटामिन ए की कमी से स्किन संबंधित बीमारी भी होती है। स्किन ड्राई हो जाती है, स्किन स्केली हो जाती है और केराटिन एक्यूमुलेशन हो जाता है। ये देखिए काले काले स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये केराटिन एक्यूमुलेशन हो जाता है। अगला विटामिन ए
एक ऐसा विटामिन है जिसकी कमी से एक्ने होता है। आप ये शायद बहुत ही रेयर लोग जानते होंगे कि विटामिन ए की कमी यदि रक्त में अत्यधिक हो जाए तो हमें एक्ने होने लगता है, चेहरे पे झाइयाँ आने लगती हैं, चेहरे पे रिंकल्स आने लगते हैं, सारी बुढ़ापे की निशानियाँ आने लगती हैं, चेहरा बुझा बुझा सा रहने लगता है। ये बहुत कम लोग जानते हैं। और आपको मालूम है आज के ज़माने में, आज के समय में डर्मेटोलॉजिस्ट सबसे ज़्यादा विटामिन ए से संबंधित दवाइयाँ दे रहे हैं और आप जानते भी नहीं हैं। तो ये विटामिन ए का एक महत्वपूर्ण काम है जो आपको याद रखना चाहिए और सबको बताना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। विटामिन ए के बारे में जो सामान्य बातें थी वो तो हमने जान ली, पर एक महत्वपूर्ण बात ये जानते हैं कि इसका मेडिसिन में यूज़ क्या है। हमने ये देखा कि इसकी कमी से ये बीमारी, ये दिक्कत होती है, पर डॉक्टर्स इसको कहाँ यूज़ करते होंगे। जो विटामिन ए है उसे ट्रेटिनोइन के नाम से भी जाना जाता है, आइसोट्रेटिनोइन के नाम से भी दवाइयाँ बनती हैं, रेटिनोइक एसिड के नाम से बनती हैं, रेट ए के नाम से दवाइयाँ बनती हैं। ये सारी स्किन की दवाइयाँ होती हैं जिसमें से कुछ खाने के लिए होती है और कुछ लगाने के लिए होती है। ये जो क्रीम होती है ये पिंपल्स पे लगाई जाती है, जैसे रेट ए जेल, ट्रेटिनोइन, इनको लगाने से हमारी जो ऊपरी परत है वो झड़ने लगती है, पिंपल्स ठीक होने लगते हैं, नीचे की एपिथेलियल लेयर जो होती है वो नई बनने लगती है। जब वो नई बनती है तो कोलेजन बनता है और हमारे स्किन से पिंपल गायब हो जाते हैं, हमारा कलर निखर जाता है, उसके साथ ही हमारे रिंकल्स भी चले जाते हैं। तो सिर्फ इस एक विटामिन, आप सोचिए विटामिन ए पर इतनी दवाइयाँ हैं जिसको डॉक्टर्स काफ़ी पैसे लेकर मेडिसिन में बेच रहे हैं। यही नहीं, आपने पढ़ा इसका नाम एंटी इन्फेक्शन है। तो ये अगर आप इसे खाने को भी दिया जाता है जब बैक्टीरियल एक्ने हो जाता है, ताकि ये ऑयल सीबम को निकलना, क्योंकि ये ड्राई करती है स्किन को, तो ऑयल को निकलना कम करे और उसके साथ ही पिंपल्स को सही करे, बैक्टीरिया से फाइट करे। इसके अलावा आजकल मार्केट में रेटिनॉल सीरम भी आता है। आप देखिए रेटिनॉल सीरम आपको दिखेगा, ये जो रेटिनॉल सीरम होता है ना बहुत महंगा मिलता है आपको मार्केट में। इससे अगर आप 3-4 महीने लगातार प्रयोग करते हैं तो जितनी भी फाइन लाइंस हैं आपके चेहरे पे, ओपन पोर्स हैं या जो प्रॉब्लम है आपकी, जो भी प्रॉब्लम है, दाग गड्ढे, सब सही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एपिथेलियल सेल की संख्या को बढ़ाता है और ये बहुत ही मान्य दवाई है। लेकिन इसका एक्स्ट्रा डोज अदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं लेना चाहिए और ना ही दवाई लगानी चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा डोज जो है वो बेबी के मेंटल स्टेटस को अफेक्ट करता है। तो इसलिए हमेशा ये अगर आप दवा के रूप में ले रहे हैं तो डॉक्टर से सलाह लेकर लें, अथवा अगर आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो शुरू से ही आप विटामिन ए के सारे सोर्सेज लीजिए, खाइए और इसके इम्पोर्टेंस को सबसे बताइए। मैं डॉक्टर ज्योति शुक्ला आज आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू वेरी मच।